हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता हमें क्यों होती है और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, सर्वोच्च न्यायालय का व्यवस्थापन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके क्षेत्राधिकार के बारे में और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंस भी आप जानने वाले। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन भारत में क्या है और इसका महत्व। तो चलिए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काफ़ी व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि विश्व के यानी दुनिया के जो दूसरे कोई भी किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार शायद ही इतना व्यापक हो जितना कि भारत का है। इसका क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा परामर्शीय क्षेत्राधिकार, चौथा अभिलेख न्यायालय, पांचवा मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। एक एक करके हम लोग जानते हैं ये क्षेत्राधिकार क्या है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। श्री दुर्गादास बसु का कहना है कि यद्यपि हमारा संविधान एक संधि या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ तथा राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्याय योग्य विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो विषय आते हैं वे इस प्रकार है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषय: भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। न्यायालय से इस अधिकार के संबंध में निर्णय की याचना की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संबंध में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मतलब यह कि उपयुक्त प्रकार के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। इसके संबंध में यह स्मरणीय है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो संधियां और संविदाएं भारत संघ और देशी राज्यों के बीच की गई थी और यदि वे इस समय भी लागू है तो उनके ऊपर उत्पन्न हुआ विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाहर है। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) के द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही करे। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आता है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। सर्वोच्च न्यायालय को समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उसके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको राज्य सरकार के सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, इसके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। इसी को कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट, इन 4 भागों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बांटा गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को जिन वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में।
पहला, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारमय प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है, यदि उसको यह विश्वास है कि उस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। निर्वाचन आयोग बनाम श्री वेंकट राव 1953 वाले मुकदमे में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या किसी संवैधानिक विषय में अनुच्छेद 132 के अधीन किसी अकेले न्यायाधीश के निर्णय की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है अथवा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने उसका उत्तर हाँ में दिया। इसके फलस्वरूप यह न्यायालय संविधान का अंतिम संरक्षक और व्याख्याकर्ता बन जाता है। दीवानी सिविल। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसे 1972 में हुए संविधान के 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पूर्व, इससे पहले यानी 1972 से पहले यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। इस व्यवस्था के संबंध में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दीवानी विवादों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में धनराशि की जो सीमा है वह हटा दी जानी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार 30वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित करते हुए अब धनराशि की सीमा हटा दी गई है और यह निश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। 30वें संशोधन द्वारा की गई यह व्यवस्था निश्चित रूप से अधिक उचित और तर्कपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दूसरा क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से तीसरा भाग है फौजदारी क्रिमिनल। संविधान सभा में श्री पी.के. सेन और अन्य कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि मृत्यु दंड के सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन श्री के.एम. मुंशी और अन्य सदस्यों ने यह तर्क दिया कि इससे सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाएगा और इंग्लैंड आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान वैधानिक व्यवस्था श्री मुंशी के विचार के अनुरूप ही है। फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील जिन विषयों में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है वे इस प्रकार है। फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय का जो डिसीजन होता है उसकी अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्यु दंड दे दिया हो। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो। अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो अपील की जा सकती है। विशिष्ट स्पेशल अपील्स। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चौथा भाग है विशिष्ट स्पेशल अपील्स। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस अनुच्छेद 136 के अनुसार
इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, अज्ञापति निर्धारण, दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह जो विशिष्ट अपीलीय शक्ति प्रदान की गई है, उसके द्वारा इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अब तक भारतीय संघ के सभी पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त था। 39वें संवैधानिक संशोधन अगस्त 1975 के आधार पर व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इन 4 उच्च पदाधिकारियों के चुनाव कर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वें संवैधानिक संशोधन अप्रैल 1978 में जो हुई, इसके द्वारा 39वें संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया गया है और अब सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उपयुक्त 4 उच्च पदाधिकारियों, कौन कौन से उच्च पदाधिकारियों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव विवादों की उसी प्रकार से सुनवाई कर सकते हैं जिस प्रकार से उसके द्वारा यह कार्य 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले किया जाता था। अपीलीय क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली है। संभवतः सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लक्ष्य करते हुए ही 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए श्री MC सीतलवाड़ ने कहा था कि इस सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए श्री MC सीतलवाड़ ने कहा था कि इस न्यायालय के प्रादेश रिट्स 20 लाख वर्ग मील के विस्तृत प्रदेश में लागू होंगे, जिनमें लगभग 30 करोड़ व्यक्ति 2011 में 121.02 करोड़ निवास करते हैं। यह कहना सत्य होगा कि स्वरूप और विस्तार की दृष्टि से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ राष्ट्रमंडल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों से व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परामर्शीय क्षेत्राधिकार एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी शामिल है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार से विभूषित किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 143 का खंड 2 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को इस न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सके। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 1949 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते आते हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य यानी कंपलसरी है और न्यायालय के कोर्ट के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 11 बार परामर्श मांगा है, जिनमें केरल शिक्षा विधेयक केरला एजुकेशन बिल 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई सम्मति, 1978 में विशेष अदालत विधेयक पर मांगी गई सम्मति और 1991 में कावेरी जल विवाद पर मांगी गई सम्मति अधिक महत्वपूर्ण है। जनवरी 1993 में अयोध्या में विवादित ढांचे वाली भूमि पर पहले मंदिर था या नहीं, इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय की राय लिए जाने का प्रावधान है।
इस संबंध में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने का अनुरोध पत्र दाखिल करवाया था, किंतु न्यायालय ने परामर्श देने से इनकार कर दिया। गुजरात में विधानसभा चुनाव कराने के मामले में चुनाव आयोग व केंद्र सरकार के मध्य उत्पन्न टकराव को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संदर्भित किया। राष्ट्रपति ने जो 3 प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को 20 अगस्त 2002 को संदर्भित किए थे, उनके उत्तर 28 अक्टूबर 2002 को न्यायालय ने परामर्श के रूप में सुनाए। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार मुकदमेबाजी को रोकने और उसे काफ़ी सीमा तक कम करने में सहायक होता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा सलाहकारी भूमिका अदा करना पसंद नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत की व्यवस्था ब्रिटेन, कनाडा, म्यांमार के अनुरूप है। सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त क्षेत्र अधिकार के अलावा उसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिन रूपों में कार्य किया जाता है वे इस प्रकार है: अभिलेख न्यायालय के रूप में और मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में। अभी तक मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के 3 मुख्य क्षेत्र अधिकारों के बारे में बताया। उन क्षेत्र अधिकारों के अलावा भी जिन रूपों में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है वे इस प्रकार है: अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय काम करता है और मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में भी सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के 2 आशय हैं, इसका 2 अर्थ है। पहला, इस न्यायालय यानी अभिलेख न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस न्यायालय यानी अभिलेख न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड दिया जा सकता है। वैसे तो यह बात प्रथम स्थिति में स्वतः ही मान्य हो जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसका अवमान करने वालों को यह दंड देने की व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसके अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य हो, वैल्यू हो, और जब उन्हें किसी न्यायालय में पेश किया जाए तो उन पर कोई संदेह या ऐतराज ना किया जा सके। सच तो यह है कि अवमान के लिए दंड दे सकने की शक्ति तो इस स्थिति का एक आवश्यक परिणाम है। मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक के रूप में किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्य करता है? एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है, गार्जियन है। अनुच्छेद 32(1) सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के कार्य के आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सदा सजग रहा है तथा इस कार्य में यह सफल भी रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमेशा से जागरूक रहा है और इस कार्य में वह सक्सेसफुल भी रहा है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजंस दिए हैं। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 32 उन्हें मौलिक अधिकारों के संरक्षक की स्थिति प्रदान करता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम के खंड 14 को अवैध माना और ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और कहा कि सामान्य शांतिकालीन स्थिति में प्रेस को नियंत्रित करना अनुचित है। इस श्रेणी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हैं: बम्बई राज्य बनाम बम्बई शिक्षा समाज, रशीद अहमद बनाम केंद्रीय सरकार, सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गोलकनाथ बनाम
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद में तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान द्वारा प्रदत्त संविधान ने जो मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद में तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित नहीं किया जा सकता। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया क्योंकि इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के दूसरे खंड को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों पर आघात पहुंचता था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने इसी निर्णय को दोहराते हुए मिनर्वा मिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार के विवाद में 9 मई 1980 को निर्णय देते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन की धारा 4 और 55 को अवैध घोषित किया गया। केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स दोनों ही विवादों में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को अपनाया कि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता की स्थिति प्रदान नहीं की जा सकती और मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधानों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता हो। इन सब के अतिरिक्त इस सब के अलावा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या संविधान के संरक्षण की शक्ति प्राप्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें निहित है। पहला, न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, यानी न्यायपालिका पर सरकार के जो भी विभाग है, दूसरे जो विभाग है, उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी न्यायपालिका को स्वतंत्र माना जाएगा। दूसरा, न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तब मानी जाएगी जब न्यायपालिका के डिसीजंस और ऑर्डर्स जो है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के इंटरफेरेंस से मुक्त हो, फ्री हो, उनके हस्तक्षेप से फ्री हो, मुक्त हो। ठीक है। तीसरा, न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। अतः भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका के स्वतंत्र रहने का पूरा कोशिश या प्रयत्न किया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई है वे इस प्रकार है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। संविधान के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो आवश्यकता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श भी लेता है। लंबी कार्यावधि और कार्यावधि की सुरक्षा, लॉन्ग टर्म एंड सिक्योरिटी ऑफ टेनर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उन्हें साधारणतया पदच्युत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित प्रस्ताव उसके समक्ष रखा जाए। पदच्युति की इस प्रक्रिया को व्यवहार में अपनाया जाना अत्यधिक कठिन होता है। कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। ये सारे उपाय जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति, पावर्स टू मेक रूल्स टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली के नियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने चाहिए तथा इन पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके अलावा इसके निर्णय या आदेश भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्य होते हैं। कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर पर्सनल। न्यायालय को कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण के अभाव में उसकी स्वतंत्रता को आघात पहुंच सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है।
न्यायालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है। उन्मुक्तियाँ इम्यूनिटीज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा कार्य आलोचना से परे है। संसद भी न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पर जिसे कर्तव्य पालन करते हुए किया है विचार विमर्श नहीं कर सकती। अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध है। प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट रिटायरमेंट के बाद जो है प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है, न्यायाधीश को। संविधान एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है, लेकिन संविधान विशेष प्रकार के कार्य के संपादन के लिए उनकी नियुक्ति की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए विशेष जांच पड़ताल तथा अन्वेषण करना। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है और उन्हें अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। संविधान में यह भी उपबंधित है कि वित्तीय आपात को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी व्यय सारे खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। 1973 और 1977 में जिस प्रकार क्रमशः श्री A.N. रे तथा श्री M.H. बेग को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया, वह सर्वोच्च न्यायालय और समस्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाला था। लेकिन 1978 से इस संबंध में पुनः फिर से वरिष्ठता के सिद्धांत को अपना लिया गया है और आशा की जा सकती है कि आगे भी इस सिद्धांत का पालन किया जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है, जरूरी है। संविधान के प्रावधानों से स्पष्ट है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के प्रयास यानी कोशिश किए गए हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा लगता है कि संवैधानिक प्रावधानों में कई कमियां हैं तथा सत्ताधारी दल के नेताओं ने संविधान के पवित्र उपबंधों के साथ खिलवाड़ किया है और उस ओर बढ़ने की चेष्टा की है जिसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशरी कहा जाता है। इस दिशा में अंगाकृत तर्क दिए जा सकते हैं। अग्र अंकित इस संदर्भ में यानी इस बारे में कमिटेड जुडिशरी के बारे में इस प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नियुक्ति की प्रक्रिया। न्यायाधीश की नियुक्ति या मनोनयन वस्तुतः एक राजनीतिक मामला है। केंद्रीय गृह एवं विधि मंत्री का निर्णय ही अंतिम होता है क्योंकि वे प्रधानमंत्री के विश्वस्त सलाहकार होते हैं जिनके निर्णायक भूमिका होती है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसी न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण करने के बाद राज्यपाल या राजदूत जैसे बड़े पद लेने से वर्जित किया जा सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतिमान कार्यपालिका के जिद्दी आचरण से खंडित होता है। कभी कभी कार्यपालिका अपने विवेक के नाम पर न्यायाधीशों के निर्णय पलटने की कोशिश करता है या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नया कानून लाकर न्यायालय को उस न्यायिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश करती है। केंद्रीय या राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों को संविधान की अनुसूची 9 में रखने का विचित्र उपाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालय को एक चेतावनी देने की तरह है कि वे हस्तक्षेप करने का साहस न करें। कतिपय राजनीतिज्ञों ने संसद के बाहर और भीतर न्यायाधीशों के आचरण की आलोचना की है। उससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन भी है क्योंकि न्यायाधीशों का आचरण सदन में स्पष्ट विशेष प्रस्ताव रखे बिना चर्चित नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए जो सुझाव दिए जा सकते हैं वे इस प्रकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए सुझाव। न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के विख्यात न्यायविदों तथा कानूनवेत्ताओं द्वारा निर्मित सूची में से होनी चाहिए। उनके द्वारा बनाए गए लिस्ट में से होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबंध का प्रावधान होना चाहिए।
न्यायाधीशों को जनसंपर्क से बचना चाहिए। उन्हें ऐसा आचरण रखना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए कि कोई उनकी अस्मिता पर संदेह न कर सके। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया और सुप्रीम कोर्ट एज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए जानते हैं कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, या फिर संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को क्यों कहा गया। न्यायिक पुनर्विलोकन से अभिप्राय है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, अर्थात न्यायालय द्वारा कानूनों तथा प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता की जांच तथा ऐसे कानूनों एवं नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती है। कार्विन के शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझे। न्यायमूर्ति मार्शल ने सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में जुडिशियल रिव्यू की व्याख्या करते हुए कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या यह एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। वस्तुतः यह निर्णय करना कार्यपालिका का कार्य है कि कानून असंवैधानिक है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के इसी अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और शक्ति का मूल्यांकन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के परिप्रेक्ष्य में आसानी से किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है, 200 साल पुराना है। न्यायिक पुनर्विलोकन इस सिद्धांत का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली में सर्वप्रथम सबसे पहले दिखलाई पड़ती है। कालांतर में भारत, जापान आदि देशों की शासन प्रणालियों में भी आंशिक रूप से इस सिद्धांत का प्रस्फुटन हुआ। प्रायः अधिकांश देशों की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्निरीक्षण की शक्ति संविधान प्रदत्त नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से ही न्यायालयों ने इसे हस्तगत किया है। धीरे धीरे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार एक महती परिपाटी बन गया है और संवैधानिक विकास के विभिन्न आयामों में गरिमामय स्थान का परिचायक बन गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के सिद्धांत का उल्लेख संविधान के उपबंधों में कहीं नहीं मिलता है। फिर भी न्यायिक निरीक्षण के सिद्धांत के आधारभूत तत्वों की मौजूदा स्थिति के कारण इन सिद्धांत का स्वतः विकास हुआ। साधारणतया न्यायिक निरीक्षण की 3 अपरिहार्य शर्तें हैं। पहला, लिखित तथा कठोर संविधान। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन तथा तीसरा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भारतीय शासन विधान इन सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः स्पष्ट संवैधानिक उपबंधों के अभाव में भी न्यायिक निरीक्षण के सिद्धांत का चलन हुआ और अनेक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका इस्तेमाल किया है और कार्यपालिका तथा संसद के इन कार्यों तथा विधियों को असंवैधानिक घोषित किया जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध थे। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का सुदृढ़ आधार उपलब्ध है, जिसे परोक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संविधान निर्माता सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा अधिकार सौंपने के इच्छुक रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यपालिका और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकता है। दूसरा,
संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ और राज्यों की विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है जिससे संघ अथवा राज्यों ने अपने क्षेत्राधिकार को तोड़ा हो। इसका अभिप्राय यह है कि यदि संघ सूची के विषयों पर कोई राज्य कानून बनाता है तो वह कार्य संविधान के प्रतिकूल होगा और सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 254 में यह प्रावधान किया गया है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि किसी राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित कानून संघ संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संघर्ष में है तो राज्य का कानून अवैध माना जाएगा। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का अधिकार एकमात्र केंद्रीय संसद को ही प्रदान नहीं किया गया है, अपितु उसमें राज्य विधानसभाओं को भी निश्चित भूमिका का उल्लेख है। यदि कोई संशोधन विधान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। चतुर्थ, संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार है। न्यायमूर्ति मुखर्जी के अनुसार भारत में संसदीय संप्रभुता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। इसी दृष्टि से भारत का संविधान अंग्रेजी संविधान के बजाय अमेरिकी संविधान से मिलता जुलता है। शासन के समस्त उपकरण संविधान के अधीन हैं और न्यायालय को उनके कार्यों की वैधता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। डी बसु के अनुसार यह अधिकार सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धांत है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपालन के प्रकरण में स्वीकृत किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कई वर्षों में कई अभियोगों के सिलसिले में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में निवारक निरोध अधिनियम के 14वें खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के कतिपय अंशों को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रतिकूल घोषित किया। इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी शरणार्थियों के आगमन पर नियंत्रण लगाने के लिए 1949 में जो कानून बनाया था उसके खंड 7 को इसलिए अवैध घोषित कर दिया गया क्योंकि यह भारत के किसी भी भाग में निवास के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को बदल डाला तथा मूल अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित किया। बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए अवैध घोषित कर दिया कि उसमें निहित क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अप्रासंगिक है। राजाओं के प्रिवी पर्स तथा विशेष अधिकारों को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा समाप्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया। अप्रैल 1973 में शासन की अखबारी कागज संबंधी नीति के सिलसिले में समाचार पत्रों के लिए 10 पृष्ठों की सीमा बांधने की नीति को न्यायालय ने अवैध घोषित किया। इससे पहले बम्बई पुलिस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया। इसी प्रकार केशवानंद भारती की याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 1973 को 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 3 का दूसरा खंड अर्थात संविधान के अनुच्छेद 21 को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी विचार प्रकट किया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि किसी संशोधन से संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशल रिव्यू का स्पष्ट चलन हो गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रकृति और इसकी सीमाएं। जुडिशल रिव्यू इन इंडिया नेचर एंड लिमिटेशंस। यद्यपि भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है जितना कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
वस्तुतः ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशल रिव्यू की व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में उसके कंपैरिजन में सीमित कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। सबसे पहला कारण अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है और संविधान के इस संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत यानी उससे अमेरिका से सीमित है, कम है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। संघ और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति को कम से कम करने के लिए एक समवर्ती सूची की भी व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्राप्त है। इन विस्तृत उपबंधों के कारण मुकदमेबाजी और दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशल रिव्यू का क्षेत्र सीमित हो गया है। भारत में जुडिशल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका की तुलना में सीमित है। इसका दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष एब्सोल्यूट शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति, पुलिस पावर और सामान्य कल्याण, जनरल वेलफेयर जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया। कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप में किया है अथवा नहीं। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत व्यापक कर दिया है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माता भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उनकी सीमाएं भी संविधान में ही निश्चित कर दी गई है और इससे न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशल रिव्यू का क्षेत्र जो है सीमित हो गया है। उपयुक्त कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में निहित है। जुडिशल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र जो है अमेरिका में भारत की तुलना में अधिक व्यापक है, जिसका संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में निहित है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी संविधान की शब्दावली, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच दो बातों के आधार पर कर सकता है। पहला, संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था भी या नहीं। दूसरा, वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतया उसकी शक्तियों के अंतर्गत हो तो भी यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया के अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शब्दावली की जगह उसके स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जापानी शब्दावली को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करने में कि अमुक कानून संवैधानिक है या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता। यदि हमारे संघ राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वह सक्षम है तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है।
श्री एलेक्जेंड्रोविच के शब्दों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना एक अतिरिक्त विधान निर्माता के रूप में नहीं की गई, बल्कि अपितु एक ऐसे निकाय के रूप में की गई है जिसे अभिव्यक्त कानून को लागू करना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रकृति के संबंध में दुर्गादास बसु लिखते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देगा जो संवैधानिक सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में ही है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो सीमाएं हैं, उनका उल्लेख सीरवाई के द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किया गया है। भारत में किसी कानून को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह न्यायालय की सम्मति में स्वतंत्रता या संविधान की भावना के किसी सिद्धांत का अतिक्रमण करता है, जब तक कि वे सिद्धांत संविधान में समाविष्ट न हो। किसी संविधि की संवैधानिकता पर निर्णय देते हुए न्यायालय को कानून की बुद्धिमत्ता या बुद्धिहीनता, उसके न्याय या न्याय से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसकी कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर लगभग एक तीसरा सदन या उच्च विधानमंडल सुपर लेजिस्लेचर बन गया है, और न्यायाधीश ह्यूज ठीक ही कहते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं, लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है। अमेरिका में जहां न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, कोऑर्डिनेट किया गया इन दोनों को। अब तक आप जान चुके हैं कि जुडिशल रिव्यू क्या है। अब आप जानेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक और भारत की समस्त राज्य व्यवस्था के लिए अत्यधिक हितकर है। संविधान के द्वारा संघ और राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर ही उसकी रक्षा संभव है। शासन की शक्ति पर अंकुश रखने तथा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का कार्य भी न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर ही किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन का कार्य करती है, और न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान के अधिकारी, व्याख्याता तथा रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में की गई कुछ आलोचनाएं नितांत भ्रमपूर्ण हैं। तथ्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुदारवादी या प्रगति विरोधी शक्ति के रूप में कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय पर अनुदारवादी होने के आरोप को अस्वीकार करते हुए सोली सोराबजी लिखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, भाड़ा अधिनियम और बोनस भुगतान अधिनियम आदि को चुनौती दी गई, तब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वैधानिक घोषित किया। औद्योगिक विषयों की व्याख्या करते हुए उसका दृष्टिकोण मजदूरों के हितों का संरक्षण करना रहा है, न कि मालिकों के हितों का। यदि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो सहज ही में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मात्र कुछ कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, और उसमें भी अत्यंत अल्प कानूनों को ही असंवैधानिक घोषित किया गया। कुलदीप नायर ने अपने एक लेख में नितांत सही रूप में लिखा है कि न्यायालयों से न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार छीना जाना लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारतीय संविधान का अनिवार्य अंग है, लेकिन संसद और न्यायपालिका का संघर्ष भारतीय राज्य व्यवस्था के हित में नहीं है। अतः इस संघर्ष को टालने के लिए सुझाव इस प्रकार दिए गए हैं। पहला, ऐसी संवैधानिक परंपराओं का विकास किया जाना चाहिए जिससे शासन के तीनों अंग अपनी अपनी सीमाओं के अंतर्गत एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना मिलजुल कर कार्य कर सके। दूसरा, न्यायालय संविधान के किसी भाग के संबंध में कठोर और अनुदार रुख न अपनाए,
अन्यथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। तीसरा, सरकार व संसद सर्वोच्च न्यायालय को राजनीति में ना खींचे, अन्यथा नहीं तो संपूर्ण संवैधानिक ढांचा चरमरा उठेगा। चौथा, यदि संसद का यह कर्तव्य है कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करे, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण ना करे। मौलिक अधिकारों में संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय। अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। पिछले वर्षों में इस बात पर भी वाद विवाद किया जाता रहा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है अथवा नहीं। यह प्रश्न निश्चित रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन से ही संबंधित है। मौलिक अधिकारों के संबंध में इस प्रकार का समस्त विवाद अनुच्छेद 13 पर केंद्रित रहा है, जिसमें कहा गया है कि वे समस्त कानून जो इस संविधान के प्रभावी होने के पूर्व क्रियाशील थे, एक्टिव थे, उस सीमा तक अवैध होंगे जिस सीमा तक वे संविधान के तीसरे भाग की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल हो। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीने या उनमें कटौती करे, और कोई भी प्रस्तावित कानून जो इस व्यवस्था के प्रतिकूल हो अवैध होगा। 1952 में शंकरी प्रसाद और 1965 में सज्जन सिंह के मामलों में अनुच्छेद 13 के शब्द कानून की इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि संवैधानिक संशोधन को 13वें अनुच्छेद के शब्द कानून के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। अतः संसद संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ विवाद में कानून शब्द के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन को सम्मिलित करते हुए निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय की देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई और यह मांग की गई कि संसद की प्रभुसत्ता के मामले को संदेह से ऊपर उठाया जाए। अतः 1971 में संविधान में 24वां संशोधन कर निश्चित किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जिसमें मौलिक अधिकार आते हैं संशोधन करने का अधिकार होगा। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में इस संवैधानिक संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया गया। वस्तुतः संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। संसद की इस शक्ति के पक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं। देश की जनता के सर्वोच्च हितों का प्रतिनिधित्व संसद द्वारा ही किया जा सकता है, किसी न्यायालय द्वारा नहीं। संसद को इस प्रकार की शक्ति से वंचित करना प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ही प्रति अविश्वास होगा। यह नितांत आवश्यक है कि संविधान तथा कानून सामाजिक परिवर्तन और समुदाय की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूल बदले। ऐसा ना होने पर सामाजिक आर्थिक प्रगति में रुकावट पहुंचेगी। स्वयं संविधान में किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित करने की व्यवस्था है, अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये अधिकार अपरिवर्तनशील है। यह सुझाव अव्यावहारिक है कि जब मौलिक अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता का अनुभव किया जाए उसी समय संविधान सभा को आहूत किया जाए। अनुच्छेद 368 संसद द्वारा संविधान में संशोधन में निहित शक्ति का स्वरूप प्रभुत्व जैसा है जिस पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। यदि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति ना दी जाए तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए क्रांति के मार्ग को अपनाना होगा, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक पुनर्विलोकन के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है और उस समन्वय को बनाए रखा जाना चाहिए। शासन के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए और स्वयं न्यायाधीशों के द्वारा अपनी शक्तियों के विस्तार को दृष्टि में रखने की अपेक्षा इन शक्तियों की सीमाओं को दृष्टि में रखा जाना चाहिए।